जब इंटरनेट नहीं था तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने का सबसे जबरदस्त जो मीडियम हुआ करता था। शुरुआती ईयर्स में 1947 से लेकर आने वाले 20 सालों तक भारत के अंदर किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। डेवलपमेंट आखिर क्या है, या फिर अगर हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहें, जैसे अभी हमने इसका लिटरल मीनिंग देखा था एक तरीके से कि किसी भी चीज का पहले से अच्छा हो जाना या फिर बेहतर हो जाना। कोई भी देश हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उस देश को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और मॉडर्न बनने के लिए इन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा। ये जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको माना जाता है दोस्तों कि एक तरीके से वो फ्रीडम को पसंद करते हैं और फ्री माहौल चाहते हैं, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो कंट्रोल लाना चाहते हैं, कंट्रोल लेते हैं गवर्नमेंट का। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के प्यारे बच्चों के साथ, और अपनी क्लास 12th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हमारा ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का एक जबरदस्त सेशन चल रहा है या फिर जो एक बैच चल रहा है, इसके अंदर हम लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो अपने हर एक साथी का, अपने हर एक दोस्त का, अपने हर एक प्यारे बच्चे का दोस्तों बहुत ही प्यार भरा स्वागत है। और अपने हर एक साथी के साथ, अपने हर एक दोस्त के साथ हम लोग अपना ये जो प्यारा सा सेशन और इसका एक प्यारा सा हमारा आज का एक जबरदस्त लेक्चर आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारी ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लोग आप सभी के साथ अपने एक जबरदस्त और एक बहुत ही मच अवेटेड चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने आपसे कहा था कि आप कौन से चैप्टर को कराना चाहते हैं, तो दोस्तों ने बोला कि सर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बारे में आप लोग डिस्कशन कर लीजिए और इस चैप्टर की जो हमारी कहानी होगी उसको आप हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हमें देखने को मिलता है आपकी बुक के अंदर मौजूद है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक में, और वहां से इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी कहानी होगी उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपके पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करते चलें आप लोग उसे साथ साथ नोट डाउन करें, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हम लोग आपके सामने रहने ही नहीं देंगे। तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये हमारे चैप्टर का नाम है, और यहां पर हमारी ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, इसको हम लोग यहां पर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आपकी जो बुक है, या फिर जो हम जो अपनी एनसीईआरटी को देखते हैं, तो हमारे सामने हमें क्या देखने को मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चे, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि आपकी बुक के अंदर ना इस पेज के साथ या फिर इस प्यारी सी इमेज के साथ, या फिर ये जो बड़ा सा एक कोलाज हमें बनता हुआ दिख रहा है, इस कोलाज के साथ हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, अगर आप देखें दोस्तों, तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पोस्टल स्टैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं जो इंडिया के जरिए और हमारी भारत सरकार के जरिए जारी किए गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि स्टैम्प्स लाइक दीज इशूड मोस्टली बिटवीन 1955 और 1966, तो भारत की सरकार ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1955 से लेकर 1968 के बीच में हमें देखने को मिलता है बहुत सारे अपने पोस्टल स्टैम्प्स को जारी किया। जैसे आज के टाइम पर हमें क्या करना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है या फिर किसी तरीके से कोई मैसेज भेजना होता है, तो हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट की मदद से हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेजेस को भेज देते हैं। लेकिन आज से काफी टाइम पहले जब इंटरनेट नहीं था तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने का सबसे जबरदस्त जो मीडियम हुआ करता था, उसे हम लोग अपने एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो पोस्ट सिस्टम होता है उसके जरिए देखते थे, और पोस्ट करने के लिए हमें पोस्टल स्टैम्प्स की जरूरत पड़ती थी। तो हमारी भारत सरकार ने 1955 से लेकर 1968 के बीच में ये अलग अलग हमारी जो पोस्टल स्टैम्प्स है इनको जारी किया। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो इन पोस्टल स्टैम्प्स के जरिए ना आपको बहुत सारी डेवलपमेंट के पॉइंट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें भारत का जो विजन होने लगा है, विजन का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अपने आप को कैसा बनाना चाहता है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर भारत अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है दुनिया के अंदर, उसकी बात की गई। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो लेफ्ट टू राइट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि हम यहां पर दामोदर वैली को देखते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला डैम कंसिडर किया, सबसे पुराना डैम कंसिडर किया जाता था। फिर हम लोग भाखड़ नागर डैम को देखते हैं, हम लोग चितरंजन लोकोमोटिव्स को देखते हैं जहां पर हम लोग बड़े बड़े व्हीकल्स बनाते हैं। हम लोग आपके साथ देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी गुवाहाटी रिफाइनरी है जहां पर हम लोग ऑयल को रिफाइन करते हैं, हम ट्रैक्टर, सिंदरी फर्टिलाइजर, और उसी के साथ साथ जो हमारे अलग अलग क्या है दोस्तों कि जो हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए थे इंडिया के अंदर, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये पोस्टल स्टैम्प हमें बताता है कि आने वाले भारत का विजन कैसा होगा। 1955 से लेकर 1968 के बीच में इंडिया कैसे अपने आप को बदलेगा, और भारत आने वाले सालों के अंदर किस तरीके से अपनी प्रिडिक्शन कर रहा है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर भारत किस तरीके से अपनी भविष्यवाणी करता है, उस पर यह हमारा पोस्टल स्टैम्प हमारे सामने रहा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर हमारे सामने आता है, इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन बातों को देखने का मौका मिलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं।
इन लास्ट टू चैप्टर्स, इस चैप्टर के, या फिर अगर हम बात करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये जो हमारी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक है, इससे पहले हम लोग अपने दो चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा, हम लोग आप सभी के सामने डिस्कशन कर चुके थे द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और जो नेशन बिल्डिंग वाला हमारा चैप्टर था उसको हमने डिस्कस किया है। इस बुक का ये हमारा तीसरा चैप्टर हमारे सामने आता है। तो इससे पहले कि जितने भी हमारे दो चैप्टर्स थे उनके हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, एंड हाउ द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्डेड। तो हमने उस चैप्टर के अंदर देखा, पिछले दोनों चैप्टर्स के अंदर, कि आजाद भारत के अंदर 1947 के बाद भारत के जो हमारे फ्रीडम लीडर थे उन्होंने कैसे भारत को संभाला। और उस टाइम पर हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे थे। पहला बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, यानी कि देश को इकट्ठा रखने का या फिर देश को यूनाइटेड रखने का। और उसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास बड़ा चैलेंज था कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को स्टैब्लिश करें। अब यहां पर हमारी कंट्री में ना 1947 के बाद जो तीसरा बड़ा चैलेंज है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भैया हमारे लिए सबसे पहली जरूरत यही थी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कि हम लोग अपने देश को यूनाइटेड रखें। और इसके बारे में हम लोग पढ़कर आए हैं कि कैसे हमारे लीडर्स ने देश को यूनाइटेड रखने की पूरी कोशिश की। फिर दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हमने अपने देश के अंदर होती हुई देखी, या फिर जो एक दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे लीडर्स के सामने था, कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के रखना है, और इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बने वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, जिसको हमारे लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए और उसी के साथ साथ हमारे इलेक्शन कमीशन के जरिए बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, के फुलफिल करते हैं। हमारा इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन करने का पूरा ऑब्जेक्टिव है, यहां पर हम देखेंगे कि कैसे भारत अपने आप को क्या करता है कि एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ना, ये एक तरीके से क्या होगी, वेल बीइंग फॉर ऑल। ये जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल बीइंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारी भारत सरकार होगी वो एक तरीके से क्या कर रही है, वो समाज कल्याण की बात करती है। समाज कल्याण का मतलब क्या है कि देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबका साथ रखा जाएगा, सबका विकास किया जाएगा। हम लोग देखें कि एज इन द केस ऑफ द फर्स्ट टू चैलेंजेस, कि हमारे जो पिछले दो चैलेंजेस देखे गए, देश को यूनाइटेड रखना और उसी के साथ साथ देश को डेमोक्रेटिक बना के रखना, आर लीडर चोज अ पाथ दैट वाज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे लीडर्स ने अलग तरीके के रास्ते को चुना। ऐसे ही देश को यूनाइटेड रखने के लिए भी हमारे देश के लीडर्स ने एक अलग ही रास्ते को चुना। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इन दिस केस देयर सक्सेस वाज मच मोर लिमिटेड, फॉर द चैलेंज वाज टफर एंड एंड्योरिंग। तो अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे लीडर्स ने देश को फुलफिल कराने के लिए या फिर देश को एक तरीके से यूनाइटेड रखने के लिए और देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कराने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस जो आए थे, इनको लेकर बहुत सारी डेयरिंग दिखाई, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो उससे पहले दुनिया के किसी देश के अंदर लिए ही नहीं गए थे। अच्छा, इन दिस चैप्टर, यानी कि हमारे चैप्टर के अंदर वी स्टडी द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल चॉइस इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द की क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यहां पर जानने का मिलेगा मौका कि भारत की आजादी के बाद हमारा प्यारा भारत और हमारे लीडर्स जो हैं कैसे अपने भारत को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं। भारत जो 1947 के अंदर आजाद हो गया था, ये एक गरीब देश था। भारत के अंदर 85% के ज्यादा के करीब जो लोग थे वो हमें गरीबी में फंसे हुए दिख रहे थे। हमारे यहाँ पास लगभग 85% के करीब जो लोग थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। देश के अंदर बहुत बड़े तौर पर जॉब्स नहीं थी। एक ऐसे भारत देश को अगर हमें बदलना था तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जानी थी। और हमारे लीडर्स कैसे अपने देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके चलते हैं उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। व्हाट वर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स, कि उस टाइम पर हमारे पास कौन कौन से चॉइस थी जिनको हम ले सकते थे, और कौन कौन से डिबेट्स यानी कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमें डेवलपमेंट अगर हासिल करना है तो किस लेवल तक पहुंचना है। व्हाट स्ट्रेटेजी, कि हमने कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाई, और उसी के साथ साथ हमने क्या किया दोस्तों कि हमारे लीडर्स ने शुरुआती के जो हमारे डेकेड्स रहे थे, यानी कि शुरुआत के लगभग जो हमारे 20-25 साल रहे, उन शुरुआती ईयर्स में 1947 से लेकर आने वाले 20 सालों तक भारत के अंदर किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। एंड व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स, कि भारत ने आखिर क्या अचीव किया, उसके अंदर हम लोग यहां पर देखते हैं। एंड व्हाट वर द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, और हमने क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से अपनी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज थी उसको किस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि हमने एग्जीक्यूट किया। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि 1947 से लेकर आने वाले 20 ईयर्स तक, यानी कि आने वाले 20 सालों तक भारत की जो हमारी सरकार होती है वो डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाती है, उसको ही हम लोग यहां पर इस चैप्टर के अंदर डिटेल से समझेंगे, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे साथ होने लग गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे सामने सबसे पहले आपकी जो बुक आ रही है, इस बुक के अंदर मौजूद जो कुछ हमारे हर एक वर्ड होंगे और उसी के साथ साथ जो हमारे हर एक वर्ड की जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि भैया भारत को डेवलप करने की बात हो रही है
और भारत को डेवलप करने के लिए ना हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक प्लान्ड तरीका अपनाया जाएगा, यानी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे। ये चैप्टर हमें यही बताएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हमने वो कौन से प्लान्स बनाए जिसके जरिए हमारा प्यारा भारत डेवलपमेंट की ओर गया या फिर विकास की ओर गया, उसको हम लोग समझते हैं। हमें यहां पर देखने को मिला एज द ग्लोबल डिमांड फॉर द स्टील इंक्रीज, कि भैया दुनिया के अंदर हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ स्टार्ट हो रहा है, उसे हम लोग देखते हैं। क्या एज द ग्लोबल डिमांड ऑफ अ स्टील इंक्रीज, के दुनिया के अंदर जो स्टील होता है उसकी इंक्रीजमेंट हुई है या फिर दुनिया के अंदर स्टील की डिमांड हो रही है। और उड़ीसा जो भारत का एक स्टेट हमें देखने को मिलता है विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स फॉर अनटैप्ड आयरन ओर, तो अगर हमें देखने को मिला दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर एक स्टेट है जिसे हम लोग उड़ीसा कहते हैं, और यहां पर हमें आयरन ओर या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि जिसे हम लोग लोहा कहते हैं और इसी से हम लोग स्टील की भी प्राप्ति होते हुए देखते हैं, इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। और एक तरीके से ये जो हमारा उड़ीसा है यहां पर ना बहुत बड़े लेवल पर आप देखते हैं दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है जहां पर अगर कोई कंट्री आए तो वो अगर किसी कंट्री की कोई कंपनी आए तो वो भारत के उड़ीसा के अंदर आकर क्या कर सकती है दोस्तों कि अपने प्लांट्स लगा सकती है। अगर हम देखें दी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट थी होप्स टू कैश इन दी अनप्रेसिडेंटेड डिमांड ऑफ आयरन ओर। अगर हम देखें दोस्तों कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसे लगा कि भैया दुनिया भर के अंदर क्या किया जा रहा है दोस्तों कि एक तरीके से स्टील की और आयरन की डिमांड हो रही है, और अगर क्या हुआ दोस्तों कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो इनके स्टेट के अंदर आ जाती हैं तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इन इलाके के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए क्या किया जाता है दोस्तों कि इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक MUM साइन किया जाता है। MOU का मतलब क्या होता है? MOU का मतलब होता है, अगर हम ध्यान से देखें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक चीज साइन की जाती है विद द बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। तो दुनिया भर के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी स्टील की कंपनीज बनाने वाले लोग थे या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो स्टील्स को बनाया करती थी, उनके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी उड़ीसा की, वो एक तरीके से क्या कर रही है दोस्तों कि MOU साइन कर रही है कि भैया हम आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आप हमारे यहाँ ही बिजनेस करेंगे और हम आपको पूरा पूरा मौका देंगे कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आप हमारे यहाँ पर प्लांट्स लगाएं और हमसे ही और हमारे स्टेट से ही क्या करें, स्टील को खरीदें, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक तरीके से इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके साथ भी और जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके साथ भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी उड़ीसा की, उन्होंने एक तरीके से ये डील करी। The government believed that this would bring in necessary capital investment। तो जो गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा की, उनको लग रहा था कि भैया इससे स्टेट गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा आएगा एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसके जरिए जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी तो इससे उड़ीसा के जो लोग हैं उनको नौकरियां मिलेंगी और इस पूरे इलाके के अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी की बाहर आ जाएगी। The iron ore resource lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि ये जो विजन सोचा गया है ना, ये जो सोचा गया था कि भैया क्या किया जाएगा कि एक तरीके से स्टील की डिमांड है और स्टील की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों कि एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने ना एक तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ अपने क्या किए दोस्तों कि MOU साइन कर लिए हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट पूरे पूरे तौर पर ये अग्री करती है कि आप आ जाइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ से क्या करना शुरू कर दीजिए, स्टील निकाल लीजिए या फिर जो आयरन आपको निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब परेशानी यहाँ पर आती हुई दिखती है क्या, अगर हम देखें दोस्तों कि जहां पर भी ये जो स्टील हमें देखने को मिलते हैं ये ज्यादातर प्रीडोमिनेटली का मतलब क्या होता है कि अधिकतर अगर हम देखें ये हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, यानी कि जहां पर हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, उनके यहां पर हमें देखने को मिलता है जी। दी ट्राइबल फियर्स दैट दी सेटिंग अप इंडस्ट्री, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनको ये डर सताने लगा कि एक तरीके से अगर क्या हुआ दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो जाती हैं तो इससे उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, यानी कि उनको अपने जंगलों को छोड़ना पड़ेगा एंड फॉर देयर होम, और एक तरीके से जंगल थे ना वही उनके घर थे और वही उनकी जिंदगी थी, यानी कि जंगलों से ही वो अपनी लाइवलीहुड जो होता है वहीं से वो लकड़ी निकाल लेते थे, वहीं से वो फल फूल निकालते थे, वहीं से वो जानवरों का शिकार कर कर अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। दी एनवायरमेंटलिस्ट फेयर, तो जितने भी बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि अगर माइनिंग की गई, कि एक तरीके से खुदाई की गई और इस इलाके के अंदर अगर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया, फैक्ट्रीज को लगाया गया, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो पूरा का पूरा इलाका है वो पल्यूट हो जाएगा और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। और उसी के बाद दी सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट अ बैड एग्जांपल फॉर डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। और वहीं पर हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना,
उसने ये बोला कि भैया अगर हमने इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया, अगर हमने इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया और इट इज नॉट अलाउड, इट वुड सेटअप बैड। और यहां पर हमारे सामने एक बहुत बुरा एग्जांपल सेटअप हो जाएगा कि हमारे पास बाहर की कंपनीज आ रही हैं, देश की जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी उड़ीसा के अंदर आने चाह रही हैं, लेकिन अगर हमने उनको आगे आने नहीं दिया तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ये उड़ीसा का एग्जाम्पल हमने यहां पर आपके सामने देखा, जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आप देखते हैं दोस्तों की पेश किया गया। अब यहां पर अगर हम देखें एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी के साथ हमारा ये चैप्टर आपके सामने पेश किया जाता है। अब हम ध्यान से अगर इसे देखें, कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट, है ना, कि क्या आप यहां पर इस केस स्टडी के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट देख सकते हैं। जी हां, हम लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स यहां पर देख सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट देख सकते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया स्टेट के अंदर फैक्ट्रीज लगे, लोगों को काम मिले। हम यहां पर ट्राइबल लोगों को देख सकते हैं जो एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं कि यहां पर उनकी फैक्ट्री लग जाने से उनको नुकसान होगा और एक तरीके से उनके घर वहां पर छिन सकते हैं। हम स्टील की कंपनी के ओनर्स को देख सकते हैं जिनको स्टील मिलने की एक तरीके से उम्मीद है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देख सकते हैं जिसको लग रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो ये देश के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हम लोग यहां पर देख रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदार लोग हम यहां पर देख रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि किसी ना किसी बात पर हमें इशू देखने को मिलता है। डू यू थिंक देयर आर मेनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन अग्री, क्या आपको लगता है कि कुछ सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं कि जिससे हमारे जो ट्राइबल लोग हों, जिससे हमारी जो स्टील की कंपनी हो, जिससे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट, कि क्या हम लोग कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे हमारे जो अलग अलग आपको लोग दिखते हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं, किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। एज यू आस्क दीज क्वेश्चन, जब हम ये सवाल पूछते हैं, यू वुड फाइंड योर सेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चन, और जब हम लोग इन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप आ जाता है। क्या सवाल आता है? व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड, कि भैया उड़ीसा के अंदर अगर हमें सच में डेवलपमेंट करनी है तो किस तरीके की डेवलपमेंट करनी है, ये एक सवाल आ जाता है ना। इंडीड हुज नीड कैन बी कॉल्ड उड़ीसा नीड, और अगर हम लोग उड़ीसा को सच में बदलना चाहते हैं तो उड़ीसा किसका है? क्या उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का है? क्या उड़ीसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है? क्या उड़ीसा एक तरीके से स्टील की कंपनी के ओनर्स का है? या फिर जो उड़ीसा है वो वहां के लोकल ट्राइबल लोगों का है ना। अगर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे सामने इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आ सकता है और हम इस परेशानी का कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक केस स्टडी के साथ हमने क्या किया दोस्तों कि अपने इस चैप्टर की थोड़ी सी शुरुआत की, और यहां पर हमने क्या किया दोस्तों कि आपके साथ अपने इस क्वेश्चन को देख लिया। अच्छा, हमारे सामने हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो उड़ीसा के हमारे विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट, आप देखते हैं दोस्तों कि एक पॉस्को प्लांट हमें यहां पर लगता हुआ दिखता है। तो एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है, पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय बाय प्रपोज पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट। तो एक तरीके से एक स्टील प्लांट हमें लगता हुआ देखने को मिलता है, और इस स्टील प्लांट को हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब स्टैब्लिश किया जा रहा है तो जो लोग हैं वो एक तरीके से इसके बाहर खड़े हुए हैं, और लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जो कोरियन कंपनी है इसके ऑफिस के बाहर भी खड़े हुए हैं, और यहां पर डिमांड की जा रही है कि भैया ये जो पूरी की पूरी एक तरीके से क्या है दोस्तों कि जो ये स्टील प्लांट है इसको हटाया जाए, क्योंकि स्टील प्लांट से ना बहुत सारी परेशानी हो रही है। और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों कि सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर कि इससे उनके पास एक तरीके से मनी आ जाएगा, यानी कि पैसा आ जाएगा, और यहां पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, बाहर की कंपनी को आने दिया गया। मोर देन 100 मैन के अराउंड 100 से भी ज्यादा जो औरतें और महिलाएं थी वो हम देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग गांव से हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके से जो ऑफिस प्रेमिसेस है ना उसके बाहर खड़े होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस हमें आती हुई देखने को मिलती है, लोग स्लोगन यहां पर लिख रहे हैं और एक तरीके से बोल रहे हैं कि भैया ये जो कंपनी है ना इनको क्या करना होगा कि ये लोग इस कंपनी को अपने इलाके के अंदर प्लांट नहीं लगाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी जान चली जाए, क्योंकि अगर यहां पर ये प्लांट लग गया तो इस प्लांट के लग जाने से उनके पेड़ हट जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दिस डेमोस्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय राष्ट्रीय युवा संगठन, और ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हमें होता हुआ दिखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि किया जा रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो गलत नहीं सोच रही थी। उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट थी क्या वो गलत सोच रही थी? नहीं, वो तो लोगों का भला करना चाह रही थी। रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट उन रिसोर्सेस को यूज कर कर एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि लोगों के लिए ही तो जॉब्स क्रिएट कर रही थी। लेकिन क्या इसे एक हेल्दी डेवलपमेंट कहा जा सकता है? क्या इसे हम एक अच्छा डेवलपमेंट कह सकते हैं? क्या ये डेवलपमेंट है? सबसे पहले क्यों ना हम लोग आपके साथ ये जो डेवलपमेंट वर्ड है इसी के मीनिंग को समझना शुरू करें, क्योंकि अगर हमने इस डेवलपमेंट वर्ड के मीनिंग को समझ लिया तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक बार क्विकली आपके साथ ये जो हमारा वर्ड आता है जिसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं,
इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन जनरल इसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं विकास, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मान लीजिए कि आप क्लास 11th में थे और क्लास 11th में रहते हुए आपने क्या किया बेटा कि आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और आपके 75% के करीब मार्क्स आ गए। फिर 12th के अंदर आपको लगा कि भैया गलती कर दी 11th में, अब पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। आपने डेडिकेटेड तरीके से क्लासेस करी, आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को देखा, अच्छे तरीके से आप हमारी क्लासेस को करते रहे और रिजल्ट आया, और रिजल्ट के अंदर आपने क्या किया भैया, आपने गाड़ दिए झंडे और आपके 100% के करीब नंबर आ गए। मुबारक हो भैया। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने अच्छा किया? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यू परफॉर्म बेटर, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि यू परफॉर्म बेटर, या फिर हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका विकास हुआ है, या फिर आपकी डेवलपमेंट हुई है। कि पहले आप सिर्फ 75% मार्क्स लेकर आए थे, लेकिन अब आपने 100% मार्क्स को लेकर आए हैं, है ना। हमने यहां पर क्या देखा कि जब भी डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट का एक सीधा सरल मीनिंग होता है, एंड डेवलपमेंट मीन्स कि आप पहले से अच्छा कर रही हैं, पहले से बेटर कर रही हैं, पहले से बेहतर कर रही हैं, है ना। तो ये हमारे सामने एक डेवलपमेंट की डेफिनेशन रही जो इन जनरल हमारे सामने आती है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि एक तरीके से किसी भी कंट्री को अगर बेहतर बनाना है या फिर किसी भी देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है, और हम लोग यहां पर अपने भारत देश की बात देखते हैं और भारत के शुरुआती टाइम पीरियड की बात देखते हैं, तो भारत देश अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएगा, भारत देश कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, उन्हीं सारी बातों को हम लोग यहां पर आगे कर आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो हमारी ये हेडिंग हमें आती हुई दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल कंसिस्टेशन। अब ये मतलब क्या है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखेंगे और बहुत प्यारे तरीके से इस चैप्टर की जो सारी की सारी बातचीत होगी उसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसिस्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से विरोध, है ना। आप देखते हैं डिफरेंसेस जिसे कहा जाता है ना, कि इंडिया के अंदर आजादी के बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, डेवलपमेंट को लेकर ऐसा नहीं था कि सारे लीडर्स एक ही तरीके से सोच रहे थे। हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी होती है। आपकी फैमिली के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप देखते हैं दोस्तों कि क्रिकेट पसंद होगा, किनको क्रिकेट पसंद नहीं होगा, किसी को कोई सिंगर पसंद होगा, किसी को कोई एक्टर पसंद होगा। हर इंसान इंडिविजुअलिटी रखता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी भी इंडिविजुअलिटी थी और वो भी अलग अलग सोचों को रखा करते थे, है ना। आजाद भारत के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे सामने डेवलपमेंट को लेकर चलने का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और लीडर्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूजन आते हैं या फिर विरोध हमें आता हुआ देखने को मिलता है। हमें देखने को मिला कि दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। कि अगर हम देखें दोस्तों कि हमने जो पीछे आपके सामने क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर हमें क्या करना है दोस्तों, कि अगर हम लोग उड़ीसा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे हम लोग इसको डेवलप करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन में आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपके लिए आंसर कर पाना भी मुश्किल है। और इसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, ये एक एक्सपर्ट के लिए भी आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्ट होता हुआ देखने को मिलता है। Decisions of this kind involve weighting the interest of one social group। कि अगर हमें एक तरीके से क्या करना है दोस्तों, डेवलपमेंट के बारे में सोचना है ना, तो हमें यह देखना होता है कि भैया उस डिसीजन से कितने लोगों का फायदा होगा। हमें क्या देखना होगा दोस्तों कि कितने लोगों का फायदा होगा ना, उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिसीजंस लेने होते हैं। कि जब भी डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट सब लोगों के लिए नहीं होती, ये आपको मानना पड़ेगा। जब हम ये देखते हैं कि भैया एक तरफ एक रोड बनाया जा रहा है, तो उस रोड के बनने से पहले वहां पर जो लोग थे उनको हटाया जाता है। अच्छा, उस रोड के बन जाने से अब जो डिस्टेंस है ना, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के जरिए अगर हम लोग समझें, हमें यहां पर देखने को मिला कि एक माउंटेन हमारे सामने है। अब क्या हुआ दोस्तों कि इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या होता है दोस्तों कि हम देखते हैं कि एक बहुत लंबा रास्ता आपको करके जाना पड़ता है ना। ये पूरा का पूरा पहाड़ चल के आपको जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे कि हम ना एक तरीके से एक टनल बना रहे हैं और उस टनल के जरिए क्या होगा, एक रास्ता बना रहे हैं और इस रास्ते के जरिए क्या होगा कि अब एक तरीके से जो डिस्टेंस है वो आराम से आप कवर कर सकते हैं। पहले मान लीजिए कि 45 मिनट्स लग रहे थे और अब आप देखते हैं दोस्तों कि आराम से 15 मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और आप इस कोने पर आ सकते हैं। अब परेशानी यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे माउंटेन के आसपास बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की जमीनें हैं, या फिर यहां पर बहुत सारे हमारे क्या है दोस्तों की वेजिटेबल्स हैं, या फिर वेजिटेशन है, या फिर प्लांट्स हैं, उनको हटाया जाता है। अगर हम लोग एज अ ट्रेवलर देखें कि जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है भैया, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ। लेकिन अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारे क्या है कि जो हमारे एक तरीके से यहां पर नेटिव लोग हैं, जो यहां पर रहने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए डेवलपमेंट होगा? उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा।
लेकिन जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन हम लोग इस अकॉर्डिंग पे लेंगे कि किनका ज्यादा फायदा होगा। भाई जो ट्रेवलर्स हैं वो ज्यादा हैं, ट्रेवलर्स जो हैं, जो यात्री हैं, इसके साथ साथ आने जाने वाले लोग तो होंगे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इससे सामान आएगा, इससे सामान जाएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। तो हमेशा जब भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी बड़े हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि डेवलपमेंट के डिसीजन लेने से ज्यादा फायदा कहां पर है, ज्यादा वेटेज कहां पर है। और हमने यहां पे क्या देखा कि जो ज्यादा फायदा है ना वो ट्रेवलर्स का हो रहा है, और इसीलिए यहां पर ये रोड हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। तो जो वर्ड था और जो उसका पूरा का पूरा मीनिंग था उसको मैंने यहां पर आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की। होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने यहां पे देखा दोस्तों कि प्रेजेंट जनरेशन, अगर हम लोग आज की जनरेशन के बारे में बात करें अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन के, एक तरीके से अगर हमें डेवलपमेंट के डिसीजन लेने हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या आने वाली जनरेशंस के बारे में सोचेंगे, या फिर इस जनरेशन के बारे में सोचेंगे, या फिर हमें दोनों जनरेशंस के बीच में इक्वल तरीके से अपने रिसोर्सेज को बांटते हुए चलना है। ये एक सवाल हमारे सामने आता है। इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन एट लीस्ट अपेयर्ड बाय पीपल देमसेल्फ, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि उनको अपने देश को चलाने के डिसीजंस लेने होने चाहिए। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, हमारे यहां पर कोल मिनिस्टर होते हैं, हमारे यहां पर हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। हमारे जो ये नेता लोग हैं ये तो इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं, क्या ये अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं? नहीं। हमारे नेता लोगों को आप देखते हैं दोस्तों कि ये तो इलेक्शन जीत कर आते हैं। अब इन नेता लोगों को एक तरीके से जो मिनिस्ट्री दी जाती है ना, इसके लिए इनके साथ एक्सपर्ट जुड़े होते हैं। और एक्सपर्ट्स ही क्या करते हैं दोस्तों कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो हमारे लीडर्स को क्या करते हैं, एक तरीके से राय देते हैं या फिर उनको अपनी ओपिनियन बताते हैं कि आप ये करें या ये करें। एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग के, जो माइनिंग के हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, फॉर फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट, येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन। कि एक तरीके से अगर हम लोग ध्यान से यहां पर देखें कि जब हम लोग बात कर रहे थे उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में कि भैया हमें किन की बातों का ध्यान रखना होगा, कि हमें एक तरीके से जो एक्सपर्ट हैं, किसके बारे में, जो एक्सपर्ट हैं हमारे इकोनॉमी के बारे में, उनके बारे में बातचीत सुननी होगी, या फिर जो एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, या फिर आप बात करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो हमारे माइनिंग करने वाले, जो खुदाई करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनकी बातों को सुनना है। डिसीजन तो आप अगर आप देखें दोस्तों कि इनमें से कोई भी नहीं लेगा। जो डिसीजन लिया जाता है, जो फाइनल डिसीजन होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो डिसीजन लिया जाता है पॉलिटिकल डिसीजन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वही कहीं ना कहीं डिसीजन लेती है ना। एक्सपर्ट से बातें पूछी जाती हैं, जो डिसीजन होता है वो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, उन्हीं के जरिए किया जाता है। एंड टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, के जो हमारे नेता लोग हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, यही लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से फाइनल डिसीजन हमें लेते हुए देखते हैं। हु आर टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल। और यहां पर ये जो लोग होते हैं, जो हमारे नेता लोग बनकर जाते हैं, ये लोग हम में से ही गए होते हैं, तो इनको लोगों की परेशानियों के बारे में पता होता है और ये लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर ही कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमने थोड़ा सा ये सिनेरियो आपके सामने देखा। अब ध्यान से अगर देखा जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को मिली आजादी, आर कंट्री हैड टू मेक सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस। भारत के सामने क्या था दोस्तों कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने थे लाइक दिस, और इसी तरीके के डिसीजंस हमें लेने थे जैसे ईच ऑफ दीज डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ सच डिसीजंस। कि भारत के अंदर हमें क्या करना है कि अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो हम किसकी सुने? क्या हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट की सुने, या फिर हम लोग एक तरीके से एक्सपर्ट्स की सुने जो एक तरीके से माइनिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर हमें फार्मर्स जो है उनके बारे उनके सुनना है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमें उनसे उनके बारे में सुनना है? कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम किसके अकॉर्डिंग अपने देश को आगे बढ़ाएं? फार्मर्स के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, या फिर आपको दिखता है कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग थे उनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हमें अपने देश को आगे बढ़ाना होगा? ये एक सवाल हमारे सामने आता हुआ हमें देखता है। और अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमें जो एक तरीके से क्या है दोस्तों कि हम लोग बात तो सबकी सुनेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे, अल्टीमेट डिसीजन, इट वुड बी जस्ट कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन, कि उसमें सारे के सारे हमारे पॉलिटिकल डिसीजन होंगे। ऑल दीज डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन। के जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सभी कलेक्टिवली लिए जाएंगे, मिलकर लिए जाएंगे। और उसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि उसके अंदर सबसे पहला फोकस किया जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और ऑलमोस्ट एवरीवन क्या है दोस्तों कि एक तरीके से सबको साथ लेके चलें। तो भारत के सामने, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने एक तरीके से सवाल था कि अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो डेवलपमेंट में किसकी बात को सुना जाए? बिजनेसमैन की, फार्मर्स की, लेबर्स की, या फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी, या फिर हमें दिखता है सिटी में रहने वालों की, या फिर विलेज में रहने वालों की, हमें दिखता है दोस्तों कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनकी, या फिर जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी। किसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे? भैया आप सबकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन लिया जाएगा ना, सब लोग इस बात पर अग्री हुए थे कि एवरीवन अग्रीड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, कि सब लोग जो हर बात पर अग्री हुए थे, किस बात पर? सारे के सारे लोग जो हर बात पर अग्री हुए थे, वो बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये थी
कि जो डेवलपमेंट होगी ना अपने कंट्री की, भारत की, इट शुड, आप देखें दोस्तों कि इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें अपने देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हमें अपने देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है। और ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि भारत की सरकार जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए काम करेगी, या फिर भारत की सरकार सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए काम करेगी। हमारे भारत की सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी और सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ये पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड, और उसी टाइम पर यह भी बात पर हमारे लीडर्स अग्री होते हैं क्या, दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट, कि भैया हम देश को चलाने की जो डिसीजन है ना, उनको लेकर हम बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोच सकते। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनको भी हम लोग ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हम फार्मर्स को, यानी कि जो किसान हैं, उनके हिसाब से भी देश को नहीं चला सकते। और हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हमें अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी होगी, यानी कि लोगों से ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एंड गवर्नमेंट शुड प्लान अ की, और एक तरीके से सरकार ही क्या करेगी, देश को चलाने के लिए सारे के सारे जो डिसीजन होंगे उसके लिए एक प्लान बनाएगी और उसी प्लान के अकॉर्डिंग देश को आगे बढ़ाएगा। देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट, उस टाइम पर हमें एक डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ थोड़े से हमें डिफरेंसेस आते हुए देखने को मिलते हैं। कौन से? वन ऑन द काइंड ऑफ अ रोल दैट गवर्नमेंट मस्ट प्लान, कि भैया गवर्नमेंट का रोल कितना होना चाहिए भारत की डेवलपमेंट के लिए उस टाइम पर। इंश्योरिंग ग्रोथ एंड जस्टिस, के भारत की अगर हम ग्रोथ की बात करें, कि भारत को अगर बेहतर करना है और भारत के अंदर अगर हमें सबको सोशल जस्टिस देना है, अमीर गरीब सबको साथ लेके चलना है, तो गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको लेकर भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। वॉज इट नेसेसरी टू हैव अ सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन, तो क्या हमारे देश के अंदर एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन हो? सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हो और फिर वही सबके लिए डिसीजंस ले। क्या ये हमारे लिए जरूरी है, या फिर हम इंडिपेंडेंस दें कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम कर सकती है ना? इस तरीके का ये पॉइंट हमें आता हुआ दिखा। और टू एंटायर कंट्री की, एक तरीके से पूरे देश के लिए एक हमारा इंस्टीट्यूशन होगा और वही पूरे देश के लिए प्लान बनाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की, कि हमारे देश के अंदर क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो सरकार होगी, क्या वो भी कुछ अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगी, यानी कि सरकार के भी हमारे कुछ कारखाने और फैक्ट्रियां होंगी और बिजनेस होंगे। हाउएवर मच इंपॉर्टेंस वाज टू बी अटैच्ड टू द नीड ऑफ जस्टिस, कि भैया लेकिन सबसे पहली बात जो यहां पर हमने देखी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यहां पर आती हुई दिखी, वो ये है कि हम लोग फोकस करेंगे किस बात पर दोस्तों, कि हम लोग सोशल जस्टिस पर फोकस करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चलेंगे, है ना? अब यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने यहां पर एक एक कर आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। अच्छा, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, के एक तरीके से जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहे, इन्वॉल्व कंसल्टेशन व्हिच हैज कंटिन्यूटेड ओवर सिंस। और उसी के साथ साथ हम देखें दोस्तों कि ये जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि भैया डिसीजंस कौन लेंगे, बिजनेसमैन लेंगे, फार्मर लेंगे, लॉयर लेंगे, या फिर आपको देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लेंगे। इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू होते हुए यहां पर देख ही रहे हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समझ ही रहे हैं। तो चलिए यहां तक की जो बातचीत थी वो तो हमने देखी, अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे आगे के पॉइंट्स आते हैं इनको हम लोग एक एक कर देखते चलते हैं। क्या देखने को मिलता है? लिखा है कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना, अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या लिखा है भैया, हमारे सामने आता है कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, के जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले कि डिसीजंस कौन लेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसके अंदर हमें क्या होता हुआ दोस्तों के कंसिस्टेंट कंटेस्टेंशन होते हुए दिखती है, यानी कि एक तरीके से डिफरेंसेस होते हुए देखते हैं। विच हैज कॉन्टिन्यूटेड एवर सिंस, और उसके साथ साथ ये अभी भी चल रहे हैं। ईच ऑफ द डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर हम लोग देखें कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें आते हुए दिखते हैं, जो पॉलिटिकली हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट, और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अल्टीमेट डिसीजन है, ना तो बिजनेसमैन लेते हैं, ना तो फार्मर लेते हैं, ना तो एक तरीके से आपको दिखता है कि लेबर लेते हैं, ना तो टीचर लेते हैं, ना तो डॉक्टर लेते हैं, वो पॉलिटिशियंस को लेना पड़ता है। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो डिसीजन पॉलिटिशियंस के जरिए लिए जाते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे क्या होते हुए देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हुए देखते हैं। और भारत के अंदर जो हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं, वो भी क्या करती हैं दोस्तों कि पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही अपने डिसीजंस को लेने की कोशिश करती हैं। और इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसी वजह से हम लोग ये जो डेवलपमेंट है, कि भारत को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना था, तो इस डेवलपमेंट के लिए हमें भारत की शुरुआत के जो शुरुआती पॉइंट्स दिखते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारे भारत के अंदर कैसे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना? और गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेने होंगे अल्टीमेटली, तो गवर्नमेंट किस हिसाब से डिसीजन लेती है उसको हम लोग यहां पर आपके सामने रखना शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले यहां पर हमारे सामने एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। हमारे सामने ये पॉइंट आ रहा है जिसे हम लोग पुकार रहे हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट के।
डेवलपमेंट आखिर क्या है, या फिर अगर हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहें, जैसे अभी हमने इसका लिटरल मीनिंग देखा था एक तरीके से कि किसी भी चीज का पहले से अच्छा हो जाना या फिर बेहतर हो जाना, इसे ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग क्या आता है उसे हम लोग देखें। हमारे सामने आता है, वेरी ऑफन इट इज कंटेस्टेशन इन्वॉल्व्स इन वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है अपने देश को, तो इसके अंदर हमें अलग अलग तरीके से डिफरेंसेस आते हुए देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी कॉमन। दी एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा, कि अगर हम उड़ीसा की ही एग्जाम्पल को देखें, इसके जरिए हमें समझने को आता है दोस्तों कि इट इज नॉट इनफ टू से एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए। फॉर डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग, कि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग आप देखें दोस्तों कि हमें अलग अलग आता हुआ दिखेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वहां पर मौजूद एक तरीके से स्टील के प्लांट्स के ओनर से उनके हिसाब से डेवलपमेंट होगी कि अगर उनको वहां पर एक तरीके से पूरा पूरा क्या मिल जाए, अलाउ कर दिया जाए कि वो अपनी स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या वहां पर रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट होगी? नहीं। तो जो जो डेवलपमेंट है वो हर एक इंसान के लिए हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलती है, या फिर एक दूसरे से हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, कि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होगा। टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, के जो हमारा फैक्ट्रियों का मालिक होगा, हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट, के जो स्टील प्लांट सेटअप करना चाह रहा होगा। टू एन अर्बन कंज्यूमर टू स्टील एंड टू द आदिवासी, कि भैया इंडस्ट्री के मालिक के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, और जो स्टील के अंदर इंप्लॉयड होगा आदमी काम करने वाला उसके लिए डेफिनेशन अलग होगी, और जो आदिवासी हैं जो वहां पर रह रही हैं उनके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन कहीं अलग हमें आती हुई देखने को मिलेगी। थस एनी डिसीजन ऑन डेवलपमेंट इज बॉर्न टू जनरेट कॉन्ट्रडिक्शन, तो एक तरीके से जब भी डेवलपमेंट के डिसीजन लिए जाएंगे उसके अंदर हमें कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग हमें नाराज होते हुए दिखेंगे, उसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े आते हुए दिखेंगे, और उसके ऊपर हमें डिबेट्स यानी कि हम लोग विचार विमर्श करेंगे यानी कि बातचीत करेंगे। और इसी को हम लोग डेवलपमेंट का एक हेल्दी तरीका मानते हैं जिसमें बातचीत कर डिबेट्स कर डिसीजंस लिए जाते हैं। द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, के भारत की आजादी के पहले शुरुआती 10 सालों में विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट द क्वेश्चन, और हमारे भारत के सामने शुरुआती 10 सालों में भी हमारे सामने यही एक सवाल था कि भैया हमें डेवलपमेंट की तरफ अगर लेके जाना है तो व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट। इट वाज कॉमन देन एज इट इज इवन नाउ, और जैसे डेवलपमेंट की डेफिनेशन आज भी हमें आप देखें दोस्तों कि हर इंसान के लिए अलग अलग दिखती है, उस टाइम पर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी ही देखने को मिलती थी। फॉर पीपल टू रेफर दी वेस्ट, कि एक तरीके से जैसे अगर हम लोग आज के टाइम पर डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि भैया देखो अमेरिका को, भैया देखो एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को। और उस टाइम पर भी अगर हम लोग डेवलपमेंट की तरफ एग्जांपल सेट कर रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं क्या बोला कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, है ना, हमने वेस्ट की तरफ बोलने की बात की, जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग, कि अगर भारत को एक तरीके से हमें बनाना है तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके से क्या करना है कि अपने देश के अंदर हमें डेवलपमेंट लेकर आनी है, वहां के जैसे रोड्स, वहां के जैसी जॉब्स, वहां के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, तो अगर हमने क्या दोस्तों कि अगर हमने डेवलपमेंट की तरफ देखना है कि अगर हमें किसी की तरह बनना है तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके से बनना है, ये हमने बात देखी। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि अगर हमें क्या करना है दोस्तों कि अगर हमें डेवलपमेंट हासिल करनी है ना, तो डेवलपमेंट हासिल करने के लिए हमें क्या होना होगा, हमें अपने आप को और मॉडर्न करना होगा। मॉडर्न का मतलब है कि वी नीड टू अडेप्ट न्यू थिंग्स, हमें नई नई चीजों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करना होगा। एंड मोर मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम बात करते हैं कि हमें मॉडर्न बनना होगा, तो मॉडर्न बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से मॉडर्न बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमें एक तरीके से इंडस्ट्रियल कंट्री बनना पड़ेगा, है ना, यानी कि हमारे यहां पर फैक्ट्रीज होने चाहिए, कारखाने होने चाहिए, किसके तरीके से, जैसे वेस्ट की कंट्रीज में होते हैं ना वहां पर। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट, और उस टाइम पर भारत के अंदर जो कॉमन से कॉमन इंसान था और जो हमारे एक्सपर्ट थे वो इसी बात पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अग्री कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि अगर किसी कंट्री को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना है, अगर कोई कंट्री अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहती है एज इट इज इन द वेस्ट, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, विच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि उसके लिए ना हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ना होगा। हमारे भारत के अंदर उस टाइम पर चीजों को हाथ से बनाया जाता था, हम लोग एक तरीके से इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा स्टैब्लिश नहीं कर पाए थे, तो हमें अपने पुराने जो काम करने के तरीके थे उनको कहीं ना कहीं डिसओन करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा और हमें नई चीजों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही एक अंडरस्टैंडिंग हमारे उस टाइम पर बिल्ड होती हुई हमें देखने को मिल रही थी, है ना।
और उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि उस टाइम ड्यूरेशन में हमें राइज ऑफ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म आता हुआ देखता है। कैपिटलिज्म का मतलब कि जो पूरे पूरे तौर पर इंडस्ट्रीज पर सारी मार्केट छोड़ दी जाती है, और लिबरलिज्म ये भी आता हुआ देखा। मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ। अगर हमने ये बोला कि भैया हमें क्या करना है, हमें मॉडर्न बनना है ना, तो मॉडर्न बनने के लिए भारत के सामने हमने तीन चीजों को देखा कि हमारे देश के अंदर हमें तीन चीजें करनी है। पहली पहली चीज ये है कि हमें एक तरीके से क्या करना है दोस्तों, कि हमें ग्रोथ करनी है। ग्रोथ का मतलब क्या है, कि हमें चीजें बेहतर होती हुई दिखें, कि जो रोड्स हैं अगर आज खराब हैं तो आज से 3-4 सालों में उनमें बेहतर होना चाहिए। अगर स्कूल अच्छे नहीं है तो स्कूलों को हमें अच्छा करना होगा। अगर जॉब्स नहीं है तो हमें जॉब को क्रिएट करना होगा। इसे ही हम लोग मॉडर्नाइजेशन या फिर डेवलपमेंट कह रहे हैं। दूसरा है कि हमें मटेरियल प्रोग्रेस दिखे। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब है कि जो डेवलपमेंट हो, यानी कि जो ग्रोथ होना, वो लोगों को दिखनी चाहिए, है ना। सिर्फ किताबों के अंदर या फिर डेटा के अंदर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग उसे विटनेस करें, लोग उसे फील करें। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कि लोग उसे देख सकें कि भैया इस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स अच्छे बन रहे हैं, जॉब्स अच्छी क्रिएट हो रही हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, उसी के साथ साथ अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना। लोगों को वो चीजें दिखनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है दोस्तों, कि हमारे पास साइंटिफिक रैशनैलिटी होनी चाहिए, कि हमें अपने देश के अंदर एक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच की तरफ चलना होगा। अगर कोई देश पुरानी विचारधाराओं पर चलेगा, जहां पर अंधविश्वास होगा, जहां पर एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों की पुरानी मानसिकताओं को आगे बढ़ाया जाएगा, वो देश अच्छा नहीं माना जाएगा। हमें अपने देश के अंदर रैशनैलिटी, यानी कि हमें साइंटिफिक बातचीत पे करना होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड हमें अपने देश के अंदर इस्तेमाल करना होगा। एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और यही है डेवलपमेंट, कि अगर यहां पर हमने क्या देखा, कि भारत को अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करना है। वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब है कि उनके जैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, और हमें मॉडर्न होना है। और मॉडर्न होने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। हमें ग्रोथ करनी है। ग्रोथ का मतलब है कि हम जो ग्रोथ करें, चीजों को बनाए, तो हमें वो दिखनी चाहिए। और हमें साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ना है, हमें साइंस को ज्यादा सपोर्ट करना है अपने देश के अंदर। एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, है ना। इसको हमने देखा। तो चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उस देश को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और मॉडर्न बनने के लिए इन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा। ग्रोथ, उसी के साथ साथ मटीरियल, आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो स्टेब्लिशमेंट हो रही है वो दिखनी चाहिए, और साइंटिफिक रैशनैलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर देखने को मिलता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की आजादी की शाम पर, आजादी वाले दिन की शाम पर हमें देखने को मिलता है, इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। और भारत के सामने अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारे सामने दो डेवलपमेंट के मॉडल्स थे। पहला हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। और ये जो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल है, ये हमें कहां से आता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों, ये हमें आता हुआ देखने को मिलता है यूरोप से या फिर अमेरिका से। और दूसरा जो मॉडल हमारे सामने था, कि एक तरीके से दूसरा जो मॉडल था उसे बोला जाता है सोशलिस्ट मॉडल। और ये जो सोशलिस्ट मॉडल था, ये हम सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर से देखते थे, कि भारत आजाद हुआ है, भारत के सामने अपने आप को डेवलप करने के लिए दो मॉडल्स हैं। या तो तुम अमेरिका की तरह बन जाओ कंप्लीट कैपिटलिस्ट, या तो तुम सोवियत यूनियन की तरह क्या करो दोस्तों, कि एक तरीके से अपनी कंट्री को चलाओ, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हर एक कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कि जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट की या फिर कैपिटलिज्म की, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और जो यहां पर मार्केट होती है ना, यानी कि इन देशों के अंदर जो मार्केट होती है, वो पूरे पूरे लेवल पर फ्री होती है ना। प्रोडक्शन अपने हिसाब से किया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट कंट्री का, जैसे सोवियत यूनियन का, तो यहां पर हर एक चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर, यानी कि लोगों की भलाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करती है। और वहीं कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, कि जो प्रॉफिट होता है, ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो लाभ होता है, उसको कमाने पर फोकस किया जाता है ना। इन दोनों आइडियोलॉजीज के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं दोस्तों, कि पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया पहले ही दे दिया है। और ये दोनों कंट्रीज क्या करती थी, सोवियत यूनियन हुआ या फिर अमेरिका हुआ, इन्हीं अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर के अंदर फैलाना चाह रही थी। देयर वर मेनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इंप्रेस्ड बाय सोवियत। तो भारत के अंदर हमारे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि भैया भारत को क्या करना चाहिए, भारत को सोवियत यूनियन की तरह, जो एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरे देश को, वैसे मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इंडिया को सोवियत मॉडल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वहां के ही लीडर्स इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे कि हमें सोवियत यूनियन को साथ लेके चलना चाहिए। ऑल्सो दोज ऑफ सोशलिस्ट पार्टी लीडर्स लाइक नेहरू। और उसी के साथ साथ हमें देखता है दोस्तों कि जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी, और खुद पंडित नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे थे, उनका भी ये अग्री था, उनका भी एक तरीके से यही थॉट प्रोसेस था कि भारत को क्या करना चाहिए, एक तरीके से सोशलिस्ट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए विद इन दी कांग्रेस, है ना। एंड देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स। और उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर कुछ बहुत ही कम सपोर्टर्स थे, किसके भैया, अमेरिका की आइडियोलॉजी के, कि भैया हमारे देश के अंदर क्या आना चाहिए, हमारे यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों, कि जो कैपिटलिज्म है ना, उस पर फोकस किया जाना ये चाहिए। इसकी बात देखिए,
दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंसस दैट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग अ नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम देखें दोस्तों कि आजादी के दौरान भी जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ये सवाल आता था कि भैया जब भी भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो भारत में कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, क्या हम सोशलिस्ट कंट्री बनेंगे या फिर एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनेंगे। इस तरीके के सवाल हमारे भारत के अंदर उस टाइम पर भी मौजूद थे। दी नेशनलिस्ट लीडर यानी कि भारत की आजादी वाले जो हमारे लीडर्स हमें देखने को मिल रहे थे वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसेंसस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव अ डिफरेंट फॉर्म। तो भारत के अंदर जो हमारे लीडर्स थे ना, उन्होंने बोला कि भैया ना तो हम लोग कंप्लीटली कैपिटलिस्ट बनेंगे अमेरिका की तरह, और ना ही हम लोग कंप्लीट सोशलिस्ट बनेंगे सोवियत यूनियन की तरह। और हमारे लीडर्स ने बोला कि भैया जो भारत का इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, जो भारत सरकार होगी ना, वो एक तरीके से क्या करेगी, वो दुनिया के अंदर एकदम बिल्कुल डिफरेंट और नए फॉर्म ऑफ क्या करेगी दोस्तों, कि हम एक नए फॉर्म ऑफ मॉडल को क्या करेंगे दोस्तों के सेटअप करेंगे, और जो भारत को कहीं ना कहीं क्या करेगा दोस्तों के आगे बढ़ाएगा। इट वॉज क्लियर, उस टाइम पर ये क्लियर हो गया था। Moreover, that the task of poverty and elevation and social and economic redistribution was begin seen primary। और भारत के अंदर क्या था दोस्तों कि हमने एक तरीके से ये फोकस करने की कोशिश की कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग अपने देश के अंदर ना तो कंप्लीट सोशलिस्ट बनेंगे ना तो कंप्लीट कैपिटलिस्ट बनेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों कि एक तरीके से दोनों की जो दोनों मॉडल है उनकी अच्छाइयों को अपने देश के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। और हमारे देश के अंदर हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे कि अपने देश से हम लोग पावर्टी यानी कि गरीबी को हटाएं। हम लोग फोकस करें दोस्तों कि हम लोग एक तरीके से जो हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर हम लोग फोकस करें, और अपनी कंट्री के अंदर क्या करें दोस्तों कि हम लोग इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर सकें, इसकी बात की जाती है। और प्राइमरी आप देखें दोस्तों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की ही होगी। There were debates among them. For some, industrialization seemed to be a perfect path. For others, the development of agriculture in particular। तो भैया बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भैया हमें अब कहाँ फोकस करना है, क्या भारत की सरकार एकदम से ही क्या करे कि इंडस्ट्रीज पर फोकस कर दे, आजाद भारत के अंदर हम लोग कारखाने स्टैब्लिश करें, या फिर हम अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी खेती बाड़ी होती है हम लोग उस पर फोकस करें। और एक तरीके से हमें देखता है दोस्तों कि अगर हमें अपने देश के अंदर से क्या करना है दोस्तों कि एक तरीके से एलिवेशन करना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम हटाएं, है ना, एक तरीके से क्या हटाएं, रूरल बैकग्राउंड के अंदर जो हमारा ये गरीबी है हमारे गांव के इलाकों के अंदर, तो इसके लिए किस पर फोकस करना चाहिए, हमें अपनी खेती बाड़ी पर या फिर हमारी इंडस्ट्रीज पर। ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आप देखते हैं दोस्तों कि उस टाइम ड्यूरेशन में बन चुका था। ठीक है, तो यहां तक के जो हमारे ये पॉइंट्स रहे इनको हमने एक एक कर आपके सामने रखा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने इन पॉइंट्स की अब तक की जो बातचीत रही है उनको हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्लानिंग को लेकर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये भैया एक प्लानिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमारे सामने हमारे लीडर्स के जरिए पेश किया जाता है। क्या कि डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंट डिफरेंसेस, है ना। अच्छा याद कीजिएगा, है ना, हमने क्या देखा दोस्तों कि हमें देखने को मिला कि भारत के सामने दो डेवलपमेंट के मॉडल हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या है, एक है अमेरिका का, है ना, और जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जिसके अंदर कैपिटलिज्म हमें देखने को मिलता है, जहां पर मार्केट कंप्लीटली हमें फ्री देखने को मिलती है, और जहां पर प्रॉफिट को ही आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है ना। वहीं अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि एक था सोवियत यूनियन जिसे हम लोग यूएसएसआर कह रहे हैं, और यूएसएसआर के अंदर हमें देखने को मिलता है सोशलिज्म, और सोशलिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हर एक चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि जो सोशल वेलफेयर होता है, सबका कल्याण जो होता है उसको करने की कोशिश करती है। इसे हमने यहां पर समझा। इंडिया बोलता है कि भैया हम लेंगे दोनों से अच्छी अच्छी बातें, और इंडिया ने क्या किया कि सोशल वेलफेयर को भी रखा अपने यहां पर, और इंडिया ने एक तरीके से क्या किया, जो फ्री अप्रोच थी वो भी रखी। जैसे हमने अपने आप को बनाया, क्या बनाया दोस्तों कि इंडिया बनता है क्या, इंडिया अपने आप को अनाउंस करता है क्या, इंडिया बोलता है कि भैया हम बनेंगे एक मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, कि हमारे यहां पर जो मार्केट होगी, हमारे यहां पर जो बाजार होंगे, वो आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ना इंडिपेंडेंट होंगे। यहां पर किसी तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होगा, है ना। आप कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहें, अगर मैं हूं, मुझे भारत के अंदर अगर जूते बनाने हैं तो मुझे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कपड़े बनाने हैं, मुझे अगर टी शर्ट बनाना है, बनियान बनाना है ना, मैं कुछ भी इंडस्ट्री लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि जो प्राइस होता है भैया, ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो प्राइस होगा वो अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। हर एक चीज के आप देखते हैं दोस्तों कि प्राइस बैरियर लगाए गए हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि एक तरीके से ना कंट्रोल करती है या फिर नजर रखती है कि आप अपने हिसाब से चीजों के प्राइस सेटअप ना कर दें, है ना। और एमआरपी सेटअप किया गया है। तो एक तरीके से भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो कंप्लीट फ्रीडम दी गई है और ना ही कंप्लीट कंट्रोल किया गया है, और भारत को हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसको हमने देखा। अच्छा, अब यहां से हमारे सामने एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, जिसे हम लोग जानते हैं एक तरीके से, कांगिया भैया, हमारा जो पॉइंट हमें आता हुआ दिखता है इसे हम लोग जान रहे हैं
प्लानिंग के नाम से। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों कि हमें देखने को मिलता है कि प्लानिंग की तरफ चलना शुरू करती है। हाँ जी, प्लानिंग ये वो चीज़ है जो आप लोगों ने नहीं करी क्लास 12th में आने के बाद और इसीलिए आप लोग परेशान होते रहते हैं। प्लानिंग कर लेना चाहिए थी भाई, है ना? कोई बात नहीं, अब सही तरीके से चलते हैं। नवंबर का महीना आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने प्लान्स बनाकर चल रहे होंगे। ये 3 महीने जो आपके हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आपकी आने वाली ज़िंदगी कंप्लीटली इन्हीं 3 महीनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्लीज़ इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। फोकस करते हैं। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस कि हमारे यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे, देयर वॉज अ कंसेस ऑन वन पॉइंट। और एक तरीके से देखें दोस्तों कि हमारे यहां पर एक बात को लेकर सब लोग अग्री हो रहे थे। किस बात को लेकर? दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट। भैया यहां पर यह बात बोल दी गई थी कि अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, रोड्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आनी है, हमें अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, तो हम लोग प्राइवेट फैक्टर्स या फिर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जो प्राइवेट एक्टर्स, एक्टर्स का मतलब यहाँ पर शाहरुख खान नहीं है मेरे दोस्त। एक्टर्स का मतलब यहां पर एक तरीके से हम देखें दोस्तों कि आप इसे फैक्टर्स भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इन्हें प्राइवेट एक तरीके से कंट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स के पास या फिर जो हमारे प्राइवेट एंटिटीज है ना, उनको क्या नहीं करने को दे सकते हैं दोस्तों कि उनको जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि वो देश को संभालें। इसके लिए बोला गया कि भैया कि हमें क्या करना होगा कि भारत देश के अंदर एक तरीके से जो हमारी ये गवर्नमेंट होगी, जो हमारी ये सरकार होगी, वही देश को चलाने के लिए क्या करेगी दोस्तों, डिजाइन बनाएगी और प्लान बनाएगी और उसी के जरिए चीजें हमारे देश के अंदर बेहतर होंगी। आपके सामने आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि भारत के अंदर एक कमीशन बनेगा जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पंडित नेहरू प्लानिंग कमीशन के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा आज बनाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत को आने वाले टाइम पर शेप किया है और इन्हीं के आइडियाज और इन्हीं के विजन से भारत आज भारत बन पाया जिसके अंदर हम लोग मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर देखने को मिला, इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग वॉज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी कि भैया अगर हम अपने देश को लेकर आगे बढ़ाना है उसके लिए प्लानिंग करना होगा। और प्लानिंग के अंदर आप देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि हम लोग रीबिल्ड करेंगे अपनी इकोनॉमी को, यानी कि दोबारा से मजबूत करेंगे, दोबारा से स्ट्रक्चर करेंगे और अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट। और उसके लिए हमें देखने को मिला दोस्तों कि हमारे यहां पर खुद पब्लिक भी इस बात को तैयार हुई थी। क्या? अगर आप देखें कि 1940 से 1950s के बीच में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया भर के अंदर हमें इसी तरीके की बातें आती हुई देखने को मिल रही थी। द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आती है जो 1929 के अंदर बेसिकली हमें स्टैब्लिश होती हुई दिखती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सारे लोगों के काम धंधे खत्म हो जाते हैं। ये जो ग्रेट डिप्रेशन थी ये यूरोप के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि और अमेरिका के अंदर आती है। द इंटर वॉर रिकंसिडरेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। जापान एंड जर्मनी एंड द मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी तेजी से आगे बढ़ते हैं अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन सोवियत यूनियन। उसी के साथ साथ हमें देखता है दोस्तों कि जो सोवियत यूनियन है वो भी अपने आप को 1930s के बाद कहीं ना कहीं तेजी से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो दुनिया बदल रही थी उस टाइम पीरियड में 1940 से 1950 के बीच में, है ना? दुनिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हम लोग होते हुए देख रहे हैं, हर कंट्री अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। अब भारत के अंदर हम देखें दोस्तों कि जो हमने क्या किया कि हमने प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। हमें देखने को मिला दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश के अंदर ना एक प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ये ऐसा नहीं था दोस्तों कि इसको अचानक से हम लोगों ने बना दिया। इनफैक्ट इट वॉज अ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वी कॉमनली अज्यूम दैट अ प्राइवेट इन्वेस्टर्स सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर एडवाइज टू आइडिया ऑफ प्लानिंग। खुद भारत के अंदर आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत आजादी की तरफ बढ़ने लग गया है। भारत के अंदर मौजूद जो बड़े बड़े हमारे इंडिपेंडेंट एक तरीके से बिजनेस ओनर्स थे या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि हमें दिखता है कि भारत की आजादी की और भारत में आइडिया कैसे होगा प्लानिंग को लेकर, इस पर मीटिंग करने को देखते थे। दे सीक एन ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इन अ फ्लो ऑफ कैपिटल दैट वाज नॉट गुड हैपन, है ना? तो भारत के अंदर हमें देखने को मिला कि खुद भारत के जो हमारे बिजनेसमैन थे उनका ये मानना था कि भैया अगर हम लोग भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गवर्नमेंट के कंट्रोल की तरफ तो चलना ही होगा। और इसीलिए आप देखें दोस्तों कि इसीलिए हमें देखने को मिला अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। तो भारत के अंदर उस टाइम पर टाटा, बिरला, है ना, ये जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, किस टाइम पर 1944 में, आजादी से लगभग 2-3 साल पहले, एक क्या करते हैं दोस्तों कि एक अपना आइडिया ड्राफ्ट करते हैं एंड ज्वाइंट प्रपोजल, एक तरीके से अपने आइडिया को सेटअप करते हैं। और इसके अंदर बोला जाता है कि भैया अगर इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है ना तो उसके लिए हमें प्लान बनाना होगा, प्लान बनाकर
हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है बेटा कि इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे प्लान, क्योंकि ये बॉम्बे के अंदर तैयार किया गया था 1944 में। अभी जो बॉम्बे प्लान था, द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव, और यहां पर बॉम्बे प्लान के अंदर बोला जा रहा है खुद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया देश के अंदर गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो देश को आगे बढ़ाए, और उसी की तरफ बातचीत की जाती है ना। और उसी के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ये बात कर दी जाती है कि भारत के अंदर क्या होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और शुरुआती इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमारे यहां पर क्या था बेटा, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। हमारे यहां पर 80% के करीब उस टाइम पर प्राइवेट गवर्नमेंट की कंट्रोल थी, गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, और 20% ही हमारे भारत के अंदर आपको प्राइवेट कंट्रोल दिखा करता था। कुछ इस तरीके की स्टैब्लिशमेंट शुरुआती टाइम के अंदर हमें होती हुई दिखी। थस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस टू दी कंट्री। और भारत के अंदर जो हमारे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं क्या होते हैं वो भी देखेंगे। इसके अंदर हमें देखने को मिला कि हम सबकी यही बात थी कि भैया एक तरीके से हमें अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपना कमीशन बनाना होगा। और आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस भारत को आजादी मिलती है, और भारत को आजादी मिलने के बाद हम लोग अपना एक कमीशन बनाते हैं जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं। और ये जो प्लानिंग कमीशन, इसका जो सेटअप हमें होता हुआ दिखा, ये 1950 के अंदर हमें होता हुआ दिखा। अब प्लानिंग कमीशन बन गया, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसका चेयरपर्सन यानी कि हेड बनता हुआ दिखता है। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीन, के पूरे भारत के लिए डेवलपमेंट करने का जो आइडिया होगा वो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग कमीशन करेगी। और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों कि इसको लीड करेंगे, और ये क्या करेगी, प्लानिंग कमीशन भारत को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्लान करेगी और भारत को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी। अब यहां से हम लोग दी अर्ली इनिशिएटिव्स की बात करेंगे कि भारत के अंदर शुरुआती टाइम ड्यूरेशन में हमने कौन कौन से जो हमारे इनिशिएटिव्स रहे थे उनको समझने की कोशिश करी है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हम लोग देखते चलते हैं। क्या एज इन द यूएसएसआर की अगर हम लोग बात करते हैं, सोवियत यूनियन में भी द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान। तो जैसे ये जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर जो था, यहां पर जो एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और सोवियत यूनियन का जो ये प्लानिंग कमीशन था ये 5-5 साल की प्लानिंग किया करता था। भारत ने भी क्या किया, अपने यहां पर प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, और हमारा ये जो प्लानिंग कमीशन था ये भी आने वाले 5-5 सालों के लिए क्या किया करता था दोस्तों कि एक तरीके से प्लानिंग का एक तरीके से क्या करता था, सेटअप किया करता था। द आइडिया इज वेरी सिंपल, आइडिया बहुत सिंपल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट, कि भारत की सरकार एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगी, दैट हैज अ प्लान, उसके अंदर एक प्लान होगा फॉर ऑल इट्स इनकम, कि भारत की सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो उसके अंदर लिखे रहेंगे, और आने वाले 5 सालों में हम लोग उसकी प्लानिंग करेंगे। तो एक प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या है कि प्लानिंग कमीशन भारत को आगे बढ़ाने के लिए 5-5 साल की प्लानिंग करेगी। इस प्लानिंग कमीशन के अंदर सिंपल सी बात है कि भारत की सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा और भारत की सरकार उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी वो उस प्लानिंग कमीशन के अंदर लिखा जाएगा। ये इसका एक पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन रहा अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। और उसी के जरिए हम देखते हैं दोस्तों कि इसी के जरिए जो भी पैसा आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, वो इसी के अंदर हमें आता हुआ दिखता है। गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम देखते हैं दोस्तों कि हमें देखने को मिला कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हुए देखते हैं। एक कहलाता है नॉन प्लान, और एक कहलाता है नॉन प्लान बजट, दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन ईयरली बेसिस एंड प्लान बजट। तो नॉन प्लान बजट का मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर हम बनाते हैं अपना नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारी डेली रूटीन में खर्च होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे नेता लोग आते हैं या फिर ऑफिसर्स जाते हैं उनके लिए भी तो पैसा खर्च करना है। तो एक तरीके से प्लानिंग कमीशन के अंदर जो हमारा ये 5 ईयर प्लान बनता है ना, इसके अंदर हर एक खर्चे का हिसाब किताब रखा जा रहा है। एक कहलाता है हमारा नॉन प्लान बजट, जिसका मतलब है कि डेली रूटीन में कितना कितना खर्चा होगा, और एक कहलाता है ईयरली बेसिस के हर एक साल के लिए भी क्या करते हैं दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट बजट बनाएगी। और ये जो बजट होगा ये क्या होगा दोस्तों कि ये बिग इश्यूज पर खर्च किया जाएगा कि हम एग्रीकल्चर पर कितना खर्च करेंगे या फिर अलग अलग मैटर्स पर हम लोग कितना खर्च करेंगे। अ 5 ईयर प्लान जो था हमारा, या फिर जो हमारा 5 ईयर बेसिस एज पर दी प्रायोरिटीज फिक्स बाय द प्लान, के जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्लानिंग कमीशन के अंदर उसी के हिसाब से चीजें हम लोग फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे। A 5 ईयर प्लान हैज द एडवांटेजेस ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर। और 5 साल की जो प्लानिंग होगी इसके जरिए हम देश के अंदर बड़े लेवल पर पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके जरिए हम बड़े तौर पर बड़ा लंबा सोच सकते हैं और अपनी कंट्री को और अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हमने देखा। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो तो बना 1950 के अंदर, ये तो आपको याद है। अब हमारी जो आगे की डेवलपमेंट होती है उसे हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने रखना शुरू करते हैं, है ना। ठीक है जी। तो यहां पर जो हमारा ये पॉइंट आता है इसको हम लोग यहां पर देखें। क्या द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, के जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट हमने तैयार किया,
एंड द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन दिसंबर 1951। दिसंबर 1951 के अंदर हमने अपना पहला 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट किया या फिर स्टार्ट किया कि 5 साल 1955 से लेकर आप देखें दोस्तों कि 55 तक 56 तक हम लोग इसी को चला रहे थे। गैदर्ड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री, और जब ये डॉक्यूमेंट बना तो भारत के अंदर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि भैया इसके जरिए भारत को आगे बढ़ाया जाएगा। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी बॉक्स, दुनिया भर के जो भारत के अलग अलग लोग थे, है ना, और चाहे एकेडमिक्स हुए, पढ़े लिखे लोग हुए, जर्नलिस्ट हुए, या फिर आपको दिखता है कि सरकारी नौकरी हुए, प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले लोग हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, फार्मर्स हुए, पॉलिटिशियन हुए, हर कोई इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाह रहा था एंड डिस्कस्ड एंड डिबेट, और वो पूछना चाह रहे थे कि भारत सरकार ने जो ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसके अंदर वो कहां कहां पर कितना पैसा खर्च करती है और कहां कहां पर वो कितना कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। एक तरीके से ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दिस सेकंड 5 ईयर प्लान जो आता है दोस्तों वो हमारा 1956 के अंदर आता है, और उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो लोग थे उनकी एक्साइटमेंट बनी हुई थी, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा आता है 1961 के अंदर उसके अंदर भी लोगों की इंटरेस्ट बना हुआ था। फिर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। तो हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो आप देखते हैं दोस्तों कि वो स्टार्ट हुआ 1966 में। बाय दिस टाइम द नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइंड, लेकिन 1966 तक आते आते लगभग 15 साल गुजर चुके हैं। अब लोग प्लानिंग कमीशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर अब उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। लोगों को पता है कि भैया डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा होता है टाइम लगता है, चीजें होने में टाइम लगता है और चीजें उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो जो हमारा फोर्थ प्लान आता हुआ दिखता है ना उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों कि कंसिडरेबली हमें कम होता हुआ दिखता है। एंड मोर एवर इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, उस टाइम तक ना इंडिया के अंदर बहुत सारे पैसे की भी कमी थी। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलिडे, और भारत की सरकार क्या करती है उस टाइम पर, प्लान हॉलिडे करने की कोशिश करती है। प्लान हॉलिडे का मतलब क्या है? प्लान हॉलिडे का मतलब है कि अब ना भारत की सरकार क्या करती है दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें कब की, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली 1966 के बाद की, तो 1966 के बाद ना हमारे भारत के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 1966 के बाद भारत की सरकार 5 ईयर प्लान को नहीं बना रही है, और 5 ईयर प्लान को नहीं बनाकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग कर रहे हैं प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे का मतलब क्या है कि भैया चलो सब लोग घर चल रहे हैं, नहीं। प्लान हॉलिडे का मतलब है कि यहां पर एक तरीके से जो भारत की सरकार है वो एक एक साल के लिए प्लान बना रही है ना। जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो मम्मी पूरे महीने का राशन नहीं मंगाती हैं। आप देखते हैं कि डेली हिसाब से राशन मंगाया जाता है कि भाई आज ये पैसे हैं, आज का राशन ले आओ, कल के ये पैसे हैं। तो भारत के अंदर भी हम क्या देखते हैं दोस्तों कि पैसे की कमी होने की वजह से हम पूरे 5 साल की प्लानिंग नहीं कर रहे थे बल्कि एक एक साल की प्लानिंग कर रहे थे, और उसी को हम लोग प्लान हॉलिडे कहते हैं, जो आने वाले 3 साल तक हमारा चलता हुआ हमें देखने को मिलता है ना। और इसके जरिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके जरिए हम लोग अपने जो एक तरीके से जब तक हम लोग इकोनॉमिकली थोड़ा सा मजबूत नहीं हो जाते, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश के अंदर वॉर हुई थी, हमने 1962 की चाइना की वॉर लड़ी थी, हमने 1965 के अंदर पाकिस्तान से वॉर लड़ी थी, और भी भारत के अंदर बहुत सारी इश्यूज उस टाइम पर आ गए थे। तो इसीलिए हमें प्लान हॉलिडे लेना पड़ गया था। हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों कि हम लोग एक तरीके से एक एक साल के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर 3 साल के बाद, है ना, हम क्या करते हैं दोबारा से अपना जो ये हमारा प्लान होता है 5 ईयर का प्लान, इसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है इसके बारे में क्या क्या चीजें आती हैं और इसके अंदर किन किन चीजों को हम लोग देखते हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर समझना शुरू करते हैं। क्या हमें देखने को मिला, ध्यान से अगर देखा जाए, दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से लेकर 1956 के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिला। सॉट टू गेट दी कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल, तो इसका जो पर्पस था वो ये था कि भैया भारत को क्या किया जाए, गरीबी से बाहर निकाला जाए। के एन राज, नाम याद रखिएगा, पेपर में आता है, अ यंग इकोनॉमिस्ट जो थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था कि इस पूरे के पूरा जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना उसको ड्राफ्ट किया था। आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हैsten स्लोली, हैsten स्लोली का मतलब क्या होता है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है ना तो भारत को आगे बढ़ने के लिए जल्दी भी करनी है और धीरे धीरे भी चलना है। जल्दी भी करनी है और धीरे धीरे भी चलना है का मतलब क्या है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शहरों की तरफ ध्यान दें तो शहर आगे बढ़ जाएंगे और गांव पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गांव की तरफ ध्यान दें तो शहर पीछे रह जाएंगे। हमें दोनों को साथ लेते हुए चलना है। हैसन स्लोली का मतलब क्या है कि हम लोग जल्दी जल्दी भी करेंगे और धीरे धीरे भी चलेंगे, है ना। तो शुरुआती टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो के एन राज साहब थे उन्होंने इसी बात को बोला, फॉर द पीरियड फॉर द फर्स्ट 2 डेकेड्स एज द फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। और यहां पर हमने देखा दोस्तों कि एक तरीके से ये बात बोली कि हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें डेवलपमेंट की तरफ तो जाना है, फास्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जिससे कभी ऐसा ना हो जाए कि इससे हमारी डेमोक्रेसी टूट जाए, है ना। कि हैसन स्लोली का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि हम लोग शहरों को बहुत आगे कर दें और गांव बहुत पीछे रह जाए, इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है। तो बेहतर तो यही है कि भैया हम लोग सबको साथ लेते हुए चलें और शहर और गांव दोनों को मिक्स करते हुए आगे बढ़ाएं।
हमें देखने को मिला दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा आता है, इसके अंदर हमें एड्रेस करते हुए देखा जाता है दोस्तों, मेनली अगर हम लोग बात करें दी एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उस पर बहुत ज्यादा बात की जाती है। इसी टाइम ड्यूरेशन में हम लोग भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे डैम्स होते हैं उनको बनते हुए देखते हैं, और इरिगेशन यानी कि जो हमारी सिंचाई की व्यवस्था होती है, पानी पहुंचाया जाए, उस पर फोकस किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय दी पार्टीशन। अंग्रेजों के जाने के बाद और भारत के पार्टीशन हो जाने के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान के फेवर में बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर लैंड चला गया था, और इसलिए जरूरत थी, अर्जेंट अटेंशन की जरूरत थी इस बात पर। ह्यूज एलोकेशन वर मेड टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, और भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, जैसे हमने भाखड़ नागल डैम अपना स्टैब्लिश किया, और उसी के साथ साथ हमने किया कि इस डैम के जरिए बिजली बनाई, पानी इरिगेशन की सिंचाई की व्यवस्था को पूरा किया। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के जरिए हमने क्या किया दोस्तों कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था उसे किया। इन द कंट्री एज प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एरिया, और भारत के अंदर जो जमीन का बंटवारा था वो इक्वली नहीं था। तो भारत के अंदर क्या किया गया दोस्तों कि जो हमारे बड़े बड़े जमींदार थे उनसे डिस्कशन कर कर जो हमारे एक तरीके से लैंडलेस हमारे किसान थे उनको कहीं ना कहीं जमीन दिलाई गई, और इसी को हमने रिफॉर्म्स कहा या फिर बदलाव कहा, जिससे हमने अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की। on the basis of on the base aim of planners was to raise the level of national income, और पहला हमारा जो मेन पॉइंट दिखता है वो था कि हम अपने देश की इनकम को बढ़ाएं, है ना, हम अपने देश के अंदर सरकार के पास ज्यादा पैसा है, विच कुड बी पॉसिबल, और उसके लिए जरूरी था क्या था भैया कि ओनली इफ द पीपल सेव्ड मनी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पैसे को जमा करें और खर्चा कम करें, कि खर्चा कम किया जाए और पैसे को ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें दोस्तों के संभाल के रखें, है ना। और उसके जरिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन नाइन, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास क्या है दोस्तों कि खर्चा करने का था ही नहीं, तो सेव करने की ही बात की गई। इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर, उससे ज्यादा हम उससे कम हम कर ही नहीं सकते थे। सो द प्लानर सॉट टू पुश सेविंग्स अप, और भारत के अंदर बोला गया कि हमें ज्यादा सेविंग ही करनी है, और सेविंग के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे। दैट वॉज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वॉज रादर लो, तो भारत के अंदर हमारी सरकार के पास पैसा नहीं था, और हमारी सरकार फिर भी बोलती थी कि आप पैसा सेव करें ताकि हम कहीं ना कहीं इंतजाम कर बाहर से पैसा लाएं, आपके पास कुछ पैसा हो, सरकार के पास पैसा हो, और हम बाहर से कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकें, इसकी बात की जा रही थी, ताकि हम नए नए इंप्लॉयमेंट्स को स्टैब्लिश कर सकें। नेवरदलेस अगर देखा जाए पीपल सेविंग डिड नॉट राइज इन द फर्स्ट फेज, तो अगर देखा जाए शुरुआती टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पैसे उतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो पाए, क्योंकि जॉब्स उतनी ज्यादा क्रिएट नहीं थी, और भारत के अंदर सेकंड हमारा जो प्लान था उसके अंदर भी यही इशू बना रहा। थर्ड 5 ईयर प्लान अगर आप देखें दोस्तों कि बट द राइज वाज नॉट एज स्पेक्टेकुलर, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ना लोगों का शुरू होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी। फर्स्ट 5 ईयर लेटर दी अर्ली 1960 टिल दी 70s दी पोर्शन ऑफ सेविंग्स इन कंट्री अकाउंटेबली ग्रो अप, तो अगर आप देखें जो लोग पैसा बचाने की कोशिश किया करते थे तो शुरुआती टाइम में ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे महंगाई बढ़ती चली गई, तो लोगों की सैलरी तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन उनकी सेविंग्स यानी कि जो उनके पैसे थे वो काफी ज्यादा तेजी से हमें खत्म होते हुए देखने को मिल रहे थे। फिर हमने यहां पर एक नए पॉइंट को डिस्कस किया जिसे हम लोग जानते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। अब ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा क्या है, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम लोग किस पॉइंट को देखते हैं उसे हम लोग समझते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि भाई यहां पर हम लोग अपने सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं जो 1956 से हमें स्टार्ट होता हुआ दिखता है। द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सेकंड में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, कि कारखाने खोलो। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट, और इसके अंदर भी बहुत सारे नए नए इकोनॉमिस्ट हमें दिखते हैं, और इनके जो लीडर थे वो थे पीसी महालोबिस। और ये पीसी महालोबिस कौन है भैया, पेपर में सवाल बनता है, सीयूटी में भी आया है लास्ट ईयर। पीसी महालोबिस के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे आर्किटेक्ट हैं, क्या है, ये एक साइंटिस्ट हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या है दोस्तों कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इन्होंने हमारा क्या किया कि जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके आर्किटेक्चर रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया जिसे बोला जाता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, है ना, और 1931 के अंदर इन्होंने स्टैब्लिश किया, और ये सेकंड प्लान के हमारे क्या रहे हैं दोस्तों कि एक तरीके से आर्किटेक्चर रहे हैं। और इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की कि भारत को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां खोलनी होंगी, कारखाने खोलने होंगे, और रैपिड जल्दी जल्दी खोलने होंगे, उसी के जरिए हम लोग अपने देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इफ द फर्स्ट प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, कि शुरुआती प्लान के अंदर हम लोग धीरे धीरे फोकस कर रहे थे, द सेकंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट द क्विक स्ट्रक्चर, और यहां पर सेकंड प्लान के अंदर जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही थी, जो बिल्कुल एक चेंज एक्सपीरियंस हमारे सामने भारत के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा था। बिफोर दिस प्लान वॉज फिनिश्ड द कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्ड दी, आप देख दोस्तों कि अवधि नियर द मद्रास सिटी
passed an important resolution. It declared that the socialist pattern of society was its goal. तो हमें देखने को मिला कि इस 1956 से पहले कांग्रेस ने अपना एक सेमिनार किया, इसमें एक मीटिंग की और उसके अंदर बोला गया कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, जो भारत की सरकार होगी वो सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ चलना शुरू करेगी, यानी कि हम यूएसएसआर के जो मॉडल होगा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेकंड प्लान, और ऐसा हमें होता हुआ भी देखने को मिला। दी गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ, कि भारत की सरकार ने बोला कि बाहर से जो आने वाला सामान होगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे ऑन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डोमेस्टिक, और ये बोला गया कि भारत के अंदर भारत के लोग भारत का ही सामान खरीदें और बेचें, इसको बढ़ाने के लिए हमने बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगाया। सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, और उसके जरिए हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स थोड़े थोड़े स्टैब्लिश होने शुरू होते हैं। एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर ग्रोइंग, लोगों के पैसे थोड़े थोड़े बनने शुरू होते हैं। इन दिस पीरियड अ बल्क ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हुई, रेलवे हुआ, स्टील हुई, मशीन्स हुई, कम्युनिकेशन हुआ, इस पर भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बड़ी फोकस किया जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा मार्क हमारा खड़ा होता है जो भारत को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो थी नहीं भैया, सो इट हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, और हमें अपना जो डॉलर था ना वो कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ रहा था, किसके लिए, टेक्नोलॉजी को मंगाने के लिए। हम जापान से, जर्मनी से, इटली से टेक्नोलॉजी को मंगवाया करते थे फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। अपार्ट एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, और भारत के अंदर क्या था दोस्तों कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा लोगों का विश्वास नहीं था, इंडस्ट्रीज पर ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की रही थी। दी पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज, उस टाइम पर दोस्तों हमने क्या किया कि एक बड़ा ध्यान हमने ये किया कि 1956 के अंदर हमने क्योंकि इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया और हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे यहाँ पर जो खाने की कमी है, फूड शॉर्टेज जो है वो भी आता हुआ देखने को मिलता है। The Indian planners found balancing industry and agriculture really difficult, और भारत के प्लानर्स के लिए कि हम इंडस्ट्रीज पर फोकस करें या एग्रीकल्चर पर, दोनों को बैलेंस कर पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता जा रहा था। द थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, और जो थर्ड प्लान था वो भी सेकंड के साथ ही बिल्कुल सिमिलर था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही थी। Critics pointed out that the plan strategically from this time around displayed of अनमिस्टेकेबल अर्बन बाइस, और बहुत सारे लोगों ने बोला दोस्तों कि जो हमारे शुरुआत के दो ये प्लान रहे, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, इसके अंदर सिर्फ शहरों पर ही ध्यान दिया गया और उसके साथ साथ बोला गया दोस्तों कि वहां पर सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही ध्यान दिया गया और एक तरीके से ना एग्रीकल्चर पर और गरीबों को या फिर जो सिटी जो गांव थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। देयर वर आल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोगों का मानना था कि भैया भारत की सरकार को एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था रादर देन इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, तो हमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। अच्छा, इस चैप्टर का हमारा एक और पॉइंट है जिसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग हमारे सामने पॉइंट आता है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे सामने जो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग समझते हैं। लिखा है व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को जरूर देखा होगा, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप लोग इस बात को जरूर देखते होंगे, बहुत बार हमारे सामने आता है कि ये तो लेफ्टिस्ट है, ये तो राइटिस्ट है, या फिर ये तो सेंटरिस्ट है। आखिर ये लोग कौन होते हैं, कहां से आते हैं और इस किस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग देखें। इन पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज के अंदर यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंसेस ऑफ पार्टीज, की बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको हम लोग लेफ्ट पार्टी या फिर राइट पार्टी के नाम से जानते हैं। और ये पार्टीज जो होती हैं और ये जो पार्टीज होती हैं ये आइडियोलॉजिकली लीनिंग होती हैं। दीज टर्म्स कैरेक्टर्स दी पोजीशन ऑफ कंसर्न ग्रुप्स, के एक तरीके से जो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हमें आता हुआ दिखा, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों एक तरीके से आप देखते हैं कि ये 1789 के आसपास हमें होती हुई दिखी। लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ स्टेट, तो लेफ्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि भैया स्टेट के पास कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होना चाहिए और जो इकोनॉमी होनी चाहिए ना उसके अंदर रेगुलेशन होनी चाहिए, कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए ओवर फ्री कंजप्शन ऑफ, किसी तरीके से कोई फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए। दी राइटर्स जो होते हैं दोस्तों इनका ये मानना होता है कि भैया फ्री माहौल बनाना जाना चाहिए, मार्केट ओपन होनी चाहिए और एक तरीके से सबका प्रोग्रेस किया जाना चाहिए, इस पर ये लोग बात करते हैं। और जो सेंटरिस्ट होते हैं वो दोनों को साथ लेते हुए चलते हैं। जैसे इसकी कहानी क्या है इसको हम लोग देखें। 1789 के अंदर दुनिया के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपको याद होगा दोस्तों, आप क्लास 9th के अंदर पढ़कर आए हो, 10th के अंदर भी आपने देखा होगा। एक आपको देखते हैं दोस्तों कि लुई 16 है ना, लुई 16 को हटाने के लिए पूरे का पूरा डिस्कशन हो रहा था। तो एक तरफ किंग था, एक तरफ किंग हमें देखने को मिलता है और किंग डिस्कशन कर रहा था, ये जो लुई 16 था डिस्कशन कर रहा है, 1789 के आसपास की बात है। इस टाइम पर बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं दोस्तों कि जो लेफ्ट की तरफ खड़े हुए थे, लेफ्ट की तरफ थे। इन लेफ्ट के लोगों का मानना था कि भैया कि जो कंट्रोल होना वो क्या होना चाहिए, किंग का ही होना चाहिए, एक तरीके से किंग के पास ही सारी की सारी पावर होनी चाहिए और जो बदलाव होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए। और राइट में जो खड़े लोग थे उनका मानना था कि नहीं भैया फ्रीडम चाहिए,
राइट में जो खड़े लोग थे उनका मानना था कि भैया फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और कंट्रोल जो है वो किंग का कम होना चाहिए, और उसी से ये टर्म्स एस्टेब्लिश हो जाती है। राइट के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको माना जाता है दोस्तों कि एक तरीके से वो फ्रीडम को पसंद करते हैं और फ्री माहौल चाहते हैं, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो कंट्रोल लाना चाहते हैं, कंट्रोल लेते हैं गवर्नमेंट का, है ना। तो ये हमने यहां पर देखा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि 1960s के दौरान आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, इसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें करंट सिनेरियो में, तो ये तो शुरुआती टाइम का था, है ना, कि जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की अप्रोच थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेफ्ट और राइट की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है। आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें, हमें देखने को मिलता है, जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं, ध्यान से अगर देखिएगा, जैसे आज के टाइम पर हमारे पास लेफ्टिस्ट लोग हैं, हमारे पास राइटिस्ट पार्टीज हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, और हमारे पास सेंटरिस्ट आइडियोलॉजी है। लेफ्ट के लोग आज के टाइम पर या फिर लेफ्ट पार्टीज वो मानी जाती हैं जो एक तरीके से गवर्नमेंट का ही क्या चाहती है दोस्तों, कि जो पावर होती है वो सपोर्ट करती है कि भैया गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करे दोस्तों कि सोशल वेलफेयर पर पूरा पूरा फोकस करे, जो सोशल वेलफेयर होता है उस पर पूरा पूरा फोकस करे, और स्टेट का ही कंट्रोल होना चाहिए, और हर एक चीज आप देखते दोस्तों कि सोशलिस्ट अप्रोच के साथ चलाई जानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक क्या है दोस्तों कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक लेफ्टिस्ट पार्टी है ना। तो ये बहुत सारी हमारी लेफ्टिस्ट पार्टीज भारत के अंदर एग्जीक्यूट करती हैं, जो प्राइमरीली फोकस करती हैं कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक राइटिस्ट लोग वो हैं जो एक तरीके से फ्रीडम की बात कर रही हैं। फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें दोस्तों कि अब राइटिस्ट की डेफिनेशन बदल गई है, ये बात करते हैं कि भैया कल्चर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कंट्री और नेशनलिज्म को ये लोग ऊपर रखते हैं, और इनका मानना होता है दोस्तों कि एक तरीके से क्या होना चाहिए कि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। भारत के अंदर जैसे हमारी बीजेपी है, कंप्लीट राइटिस्ट पार्टी है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ पर और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें राइटिस्ट माना जाता है। सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो दोनों का बैलेंस रखती हैं, है ना। और अगर हम लोग कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसे एक सेंट्रिस्ट पार्टी माना जाता है, जो दोनों नेचर को अपने पास रखती है ना। और कुछ इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था और इसके जो सारे के सारे पॉइंट्स थे उसको हमने एक एक कर देखा। और भैया हमारा जो ये आज का लेक्चर रहा, है ना, इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूड होते हुए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर अपने नए चैप्टर के नए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और उसी के साथ साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताएं कि आप अगला चैप्टर कौन सा कराना चाहते हैं। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा होगी डिमांड, उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।